आज हम दोस्तों 15 और 14 तारीख की यानी कि 14 एंड 15 तारीख की जो आईएएस यानी कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें यह वीडियो हर शाम अब 7 बजे आया करेगा, यानी कि आज 16 तारीख को आज ये शाम को 7 बजे पब्लिश किया जाएगा। साथ ही में अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई सवाल है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। हम आपका हर संडे रात को शायद 7:30 बजे टाइम निर्धारित किया गया है। आप कम्युनिटी पे जाकर के टाइम को देख लीजिएगा। मैं रात को संडे को हर शाम लाइव आऊँगा और वहाँ पे आपके जो भी कमेंट करके आप नीचे पूछेंगे उनके जवाब भी वहाँ पे दिए जाएंगे। आप लाइव हमसे संडे को जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो खबर आ रही है, जैसा कि हमारा हमेशा से ध्येय रहा है कि क्वालिटी दूंगा, बकवास नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है एससी की ओर से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। अब सेम सेक्स मैरिज क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हेड करती हुई कमेटी मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 3-2 से एक बेंच बनी थी 2023 में, उसने 3-2 से एक डिसीजन दिया था, एक निर्णय दिया था जिसमें कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि संवैधानिकता को हम इसको सेम सेक्स मैरिज यानी कि इसको हम नहीं दे सकते। यानी कि इसको ये मैरिज होती है, जैसे सेम सेक्स मैरिज क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक पुरुष से विवाह करता है या फिर एक महिला से विवाह करती है। अब ये बात आपको चूंकि पता ही चल चुकी है, यानी कि जिसमें कोई दो सेम जेंडर के व्यक्ति जब एक दूसरे से मैरिज करते हैं तो इसको सेम सेक्स मैरिज करते हैं। इसकी लीगलिटी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं ये स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा की जाती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी कि 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके तहत हमारे देश में जितनी भी जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं वो की जाती हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें सेम सेक्स मैरिज है वो कवर नहीं होती है। तो इसमें आर्गूमेंट ये था कि सेम सेक्स मैरिज को वो स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल दिया जाए और हमें ये काम मतलब ये जो मैरिज है उसको कर लेने दिया जाए, यानी कि शादी कर लेनी जाए। तो ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को, यानी कि आपने 2023 के निर्णय दिया था उसी को अटल बनाए रखते हुए यहाँ पे एक बार फिर रिव्यू पिटीशन को वो यहाँ पे डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो देश की पार्लियामेंट को है, संसद को है और राज्य के विधानमंडल को है। ये हमारा काम नहीं है, इसलिए हम इस पर किसी प्रकार का कोई भी जजमेंट नहीं देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका शादी करने का, यानी कि विवाह करना एक कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं आता है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। हाँ, आपको राइट टू लाइफ है, यानी कि आप एज ए कपल रह सकते हो, बट आपका मैरिज वो राइट आपका फंडामेंटल नहीं है, राइट टू मैरिज। ये बात आपको नोट कर देनी चाहिए। साथ ही में अगर हम पूरे दुनिया में अगर देखें तो सेम सेक्स मैरिज लगभग 30 देशों में, जिसमें मुख्य रूप से आ जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, और ये लोग लीगलाइज इसको कर चुके हैं। नीदरलैंड दोस्तों वो पहला ऐसा कंट्री बन चुका है 2001 में जिसने सबसे पहले लीगलाइज किया। एशिया की अगर बात करें तो ताइवान पहला कंट्री था जिसने सेम सेक्स मैरिज को किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दे दी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पे बहुत सारा फाइन भी पड़ता है, पेनल्टी भी पड़ती है, जिसमें डेथ पेनल्टी या कॉर्पोरल पनिशमेंट वगैरह भी दिया जा सकता है। जैसे ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ब्रुनेई, इन्होंने पेनल्टी का भी यानी कि सजा से दंडित करने का भी प्रावधान कर रखा है। वहीं पे स्पेशल मैरिज एक्ट मैं आपको बताऊं तो 1954 यानी कि 1954 का एक्ट है, अधिनियम है। इसके तहत अगर देखा जाए तो भारत में जितनी भी लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए, यानी कि कानूनी फ्रेमवर्क में लाने के लिए शादियों को यानी कि विवाह और शादियों को इसके अंतर्गत लाया जाता है। मैं आपको बता दूं विवाह और शादी में फ़र्क होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैरिज होती हैं उनको रजिस्टर करने का अधिकार वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है। इसमें डिफरेंट रिलीजन या कास्ट के लोग भारत में शादी करते हैं। वहीं पे आपको बता दूं कि इससे क्या होता है, जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो इसके कई सारे फायदे भी होते हैं, जो कि मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊँगा। इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में जो फॉरेनर है यानी कि जो विदेशी हैं वो भी इसके तहत भारत में विवाह कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मैं आपको बता दूं उनके पास वैलिड पासपोर्ट होने चाहिए दोनों के पास। जैसे इसमें राजीव गांधी नहीं
हाँ, शायद जो है राजीव गांधी जो थे उनकी अगर आप देखोगे तो वही मामला निकलेगा। अगर दूसरी अगर बात किया जाए तो मैरिज, देखिए इनके की प्रोविजंस क्या है, इसमें जो है मैरिज को रिकॉग्निशन मिल जाती है। अगर जो है रजिस्टर आप करवा लेते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो आपको एक पहचान मिल जाती है और आपको जो है इनहेरिटेंस यानी कि आपका उत्तराधिकारी, सक्सेशन और सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको जो है इसके तहत मिलते हैं अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो इस पे स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है लड़कों के लिए 21 साल उम्र जैसे कि होता ही है और 18 साल जो है लड़कियों के लिए है। वहीं पे आपको बता दूं कि इसके जो सेम सेक्स मैरिज को जो आर्गूमेंट फेवर में करते हैं, उनके कुछ आर्गूमेंट हैं, दलीलें दी जाती हैं कि इससे जो है जो इक्वलिटी यानी कि जो समानता का जो अधिकार है वो मेंटेन होगा और जो है हमारे ह्यूमन राइट्स हैं यानी कि मानव अधिकार है किसी भी व्यक्ति से मैरिज करने का, उससे हमारी जो है रक्षा होगी। ये तो फेवर में दिया जाता है। साथ ही में एक चीज़ और कही जाती है कि लता सिंह वर्सेज अगर स्टेट ऑफ यूपी 2006 का अगर जो है, और अगर आप शक्ति वाहिनी और वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का अगर केस देखोगे तो उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोहैबिटेशन यानी कि दो लोगों का साथ साथ मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना रहना, ये जो है आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। ये भी कहता है कि आपको जो है सेम सेक्स मैरिज जो है अगर आप कर लोगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये आर्गूमेंट जो फेवर में देते हैं उनके मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक और इसका बेनिफिट है कि इसमें लीगल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, क्योंकि इसमें जो है अगर देखा जाए तो दोनों पर्सन को जो है इक्वल एक्सेस मिलेगा लीगल और इकोनॉमिक का। ऐसा नहीं होगा महिला और पुरुष के बीच में असमानता हो, जैसा कि आज हमारे महिलाओं के प्रति जो कानून है बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं और यहाँ पे नहीं करते हैं। और साथ ही में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर देखोगे तो कई सारे देशों ने चूंकि रिकॉग्निशन दे रखी है, तो भारत पीछे क्यों है, तो ये कुछ फेवर में किए जाते हैं। अगर इसके हम जो है आर्गूमेंट अगर हम जो है डिसफेवर में देखें या जो है मतलब इसके विपक्ष में देखें, कॉन्स देखें, कॉन्स इसके ये हैं कि इससे जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स जो हैं यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो विश्वास हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं जो है आहत होंगे, जिससे जो है मैरिज जो है वो माना जाता है कि पुरुष और स्त्री के बीच ही होना चाहिए। और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं, इसमें जो कोर बिलीफ धर्मों के जो है आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो है बवाल आगे चल के पैदा कर सकती हैं। नेचुरल ऑर्डर यानी कि जो प्राकृतिक क्रम है उसके विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति जो है कभी इस प्रकार की जो है मैसेज नहीं देती है कि आप इस प्रकार का कृत्य करें। दूसरा जो है लीगल और रेगुलेटरी भी बहुत सारे चैलेंज हैं कि प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कैसे बच्चे और कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ अता पता है नहीं। उसके बाद जो है इसमें एडॉप्शन इशू भी है, मतलब जो है अगर कोई बच्चा को जो है गोद भी लेता है तो इसमें भी जो है काफ़ी भेदभाव, और जो है जो बच्चा होगा मतलब जो जन्म लेगा, मतलब जो है मान लो किसी का अडॉप्ट आपने किया है तो वो जो है कई सारे उसको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब वो जन्म लेगा बड़ा होगा तो उसको फेस करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई सारी चुनौती और समस्याओं का सामना जो है इस प्रकार की जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है करना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल में सारी कहानी बताई। अगली खबर की ओर जो है हम बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपको जो है ये न्यूज़ प्रोग्राम जो हमारा है अगर आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा जो है इसको लाइक कर दें। और मैं जो हूँ अपनी भाषा इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा थोड़ा सा प्रयोग कर देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने का। समय के साथ मैं सुधार करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है और फिर भी मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो थोड़ा सा जो है आप कोऑपरेट कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको इतना नहीं समझ आता है। अगर आपको इतना भी नहीं समझ आता है तो आप मान के चलिए कि अगर आप जो यूपीएससी के तो एस्पिरेंट नहीं हो सकते, आप क्लास 5 या 6 या 7 में पढ़ने वाले हो, जिनको जरा से भी जो है इंग्लिश का वर्ड ना समझ आए, तो ये मेरे हिसाब से इतना भी जो है हिंदी पे नहीं ध्यान होना चाहिए जितना जो है आप एक दो शब्द को ना समझ पाएँ। अगला जो है मैं आपको बात करूं तो अगली खबर निकल के आ रही ईरान की ओर से। जी हाँ, ईरान की कैपिटल जैसा कि आप जानते हो उसकी क्या कैपिटल है वो तेहरान है, लेकिन अभी जो है ईरान इसकी जो कैपिटल है वो रीलोकेट यानी कि पुनर्स्थापित करने की सोच रहा है। कहाँ पे? मकरान पे। मकरान एक कोस्टल रीजन है, मैं आपको बता दूं। इसकी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल जो है इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है वही रीजन है जहाँ पे जो है ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, हालांकि जो सिकंदर था तो उसने जो है मैं बात करूं उसने अपने 3 मित्रों को यानी कि 3 जो है लोगों को उसने जो है मैसिडोनिया में रिट्रीट करते समय उन्होंने यहीं पे गवा दिया था। और ये जो है जब वो वापस लौट रहा था इंडिया के इन्वेजन के बाद 327 से 325 बीसी के बाद। तो ये दोस्तों जो है इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो है रिलोकेट यानी कि पुनर्स्थापित करने का सोच रहा है। चलिए अगली खबर की ओर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये छोटी सी खबर थी, ठीक है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू क्यूबा। मैं आपको बता दूं भारत ने जो है कुछ मानवीय सहायता जो है क्यूबा को भेजी हुई है।
क्यूबा की अगर दोस्तों हम बात करें तो क्यूबा की राजधानी, जैसा कि आपको जो है हवाना पता है, और हवाना सिंड्रोम एक घटना बहुत फेमस है, उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। हालांकि मैंने अपने ही इन करंट सेशन पे मैंने कभी ना कभी कवर करके रखा है, तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। हाँ, क्यूबा की अगर दोस्तों बात करें तो क्यूबा जो है अभी इस समय हरिकेन राफेल नाम का जो है एक इम्पैक्ट जो है क्यूबा के ऊपर हुआ है, और इंडिया ने जो है अपनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली के अनुसार जो है इस क्राइसिस में जो है क्यूबा की मदद की है, और कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है कुछ भेजा हुआ है। और अगर बात करूं तो जो क्यूबा है वो कैरिबियन जो सी है, यानी कि जो नॉर्थर्न कैरिबियन सी है उसके जो है पास पड़ता है, और ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का भी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज में था, जिसका गल्फ ऑफ अमेरिका नाम होने वाला जो विधेयक है शायद पेश होने वाला था कि हो चुका है। और ये दोस्तों जो है हवाना इसकी जो है लार्जेस्ट सिटी है, और इसकी की इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हब भी है। क्यूबा में आपको बात करूँ कि 9वां निकल का प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में क्यूबा। और अगला अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जानते होंगे कि इस पे जो है यूएस की जो बैक एक फ्लुएंसी ब्रिटिशा की जो है डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही इस पे 1959 तक चली। उसके बाद जो है क्यूबा पे जो है दोनों, जब कोल्ड वार चला यानी कि जब शीत युद्ध चला, तो अमेरिका और जो सोवियत संघ है दोनों का प्रभाव रहा, और दोनों की मार इन्होंने झेली, यानी कि दोनों के युद्ध का जो परिणाम इसको झेलना पड़ा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में आया था। उसके बाद जो है दोनों देशों ने जो है एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन में काफ़ी सपोर्ट किया, इंडिया और क्यूबा की अगर बात की जाए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो है सपोर्ट किया गया है। और यूएन इसके साथ अगर देखा जाए तो हम जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है मेंबर भी क्यूबा है, मैं आपको बता दूं। साथ ही में जो है क्यूबा अगर बात किया जाए तो क्यूबा के साथ जो है हमने क्यूबा नॉलेज जो है सेंटर इस्टेब्लिश किया 2010 में। और ये जो है मैं बात करूं क्यूबा जो है अगर 2023-24 में अगर आप देखोगे तो क्यूबा के साथ जो हमने व्यापार किया है, और वो जो है लगभग 79.04 मिलियन यूएस डॉलर का जो है हमने व्यापार किया है, और ये क्यूबा है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है मैंने लगभग जो है आपको बता दिया। अगली दोस्तों खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर दोस्तों वर्ल्ड हिंदी डे की ओर से निकल के आ रही है। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस। मैं आपको बात करूं कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो है किस लिए मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं दिस डेट कमेमोरेट्स द हिस्टोरिक मूवमेंट इन 1949 व्हेन हिंदी वाज फर्स्ट स्पोकन, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी को 1949 में जो है इसी दिन के बोला गया था यूनाइटेड नेशन में। और पहली बार 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है का शुभारंभ, इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री महोदया जो इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप थी हिंदी को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए। साथ ही मैं बात करूं कि हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे इसको जो है 10 जनवरी 2006 को, और ये जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है इसको मनाया गया एक अलग रूप से, और इसको जो है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मैं आपको बता दूं 1949 में जो कि बन चुकी थी। हिंदी की अगर बात की जाए तो ये 600 मिलियन इसके स्पीकर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है भारत में है। भारत में बहुत ज़्यादा लोग जो है हिंदी को पसंद करते हैं, दैट्स वाई मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अपने जो वीडियो है वो हिंदी में लाऊं। हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन फिर भी जो है अपने आइडियंस की जो है जो सुनना चाहते हैं उन्हें ही मैं सुनाऊँगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो जो है 2025 का जो वर्ल्ड हिंदी डे का जो थीम है वो रहे आ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यानी कि जो है एक वैश्विक आवाज़ जो है एकता की एक वैश्विक आवाज़, और कल्चर यानी कि जो है संस्कृति का प्राइड यानी कि घमंड, अभिमान, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। और ये जो है मैं आपको बता दूं आर्टिकल 343 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की जो है स्वीकार किया जा चुका है, और ये जो है 8वीं अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से जो है एक है। अगली दोस्तों खबर की अगर बात किया जाए तो अगली खबर जो है 11 जनवरी से रिलेटेड है। 11 जनवरी 2025 को हमने 59वीं जो है डेथ एनिवर्सरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है याद किया, और इनकी अगर बात किया जाए तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। ये फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण फिगर के रूप में देखे गए महात्मा गांधी के साथ साथ। इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है अच्छी खासी रैंक को जो है सिक्योर किया। जैसे जो है इनके अंतर्गत देखा जाए तो ये इंटीग्रिटी यानी कि जो है सत्यनिष्ठा और
ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन पब्लिक सर्विस के प्रति, और ये इसके लिए जो है जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है कई सारी क्रिटिकल यानी कि जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में संभाला, जैसे होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इन्होंने रिजाइन दे दिया था क्योंकि एक हादसा हो गया था। ये देखिए ऐसे होते हैं व्यक्ति। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो है मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के 1964 से 1966 में, उसके बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इनकी रहस्यमयी तरीके से जो है मृत्यु या हत्या हो गई थी। इसके बारे में तो फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं है। और अगर बात किया जाए तो इनका जो है लीडरशिप जो है 1965 के इंडो पाक यानी कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी लीडरशिप को, स्किल्स को दिखाया। साथ ही में जय जवान जय किसान का जो महत्वपूर्ण आप नारा सुनते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और शास्त्री जी जो है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने गए थे, जिसके तहत इनकी जो है एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। और ये जो है मैं बात करूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन था वो साइन किया जाना था। अगली दोस्तों खबर की बात किया जाए तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, वो जो है दोस्तों अगली खबर की अगर बात किया जाए तो अगली खबर दोस्तों निकल के आ रही है, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, और या फिर जिसको हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 16% का इंक्रीज हुआ है। यानी कि हम जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जो है करने लगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2023 में जहां पे हम जो है अगर देखा जाए तो जो है जो अप्रॉक्स अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 16% जो है हमने 181 गीगावाट से जो है हमने ग्रोथ को हासिल किया है। यानी कि पिछले अगर 2023 दिसंबर की अगर बात किया जाए तो दिसंबर 2023 में हम 181 यानी कि 181 गीगावाट का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से करते थे। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो जिससे किसी प्रकार का एनवायरनमेंट लॉस ना हो, और जो प्राकृतिक जो है प्रकृति से या प्राकृतिक तरीके से या जो है नवीकरणीय जो कभी खत्म नहीं हुई प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग हम प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 181 गीगावाट का जो प्रोडक्शन हम 2023 दिसंबर में करते थे, वही 16% इंक्रीज होकर के यानी कि 209 गीगावाट यानी कि 200 के पार गीगावाट जो है जा चुका है। 209 दिसंबर 2024 का ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। और ये जो है बहुत बड़ा माइलस्टोन है, 500 गीगावाट का जो हमारा नॉन फॉसिल जो सोर्स यानी कि 2030 तक बनाने का ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिससे हमारी जो है कोल यानी कि कोयले पे डिपेंडेंस कम होगी, और ये जो है काफ़ी एक किफ़ायती एक बेहतरीन तरीका माना जाएगा। अगली दोस्तों अगर हमको खबर की अगर हम बात करते हैं तो अगली खबर दोस्तों अगर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है अगली दोस्तों खबर की निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेटाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिस्कॉम है यानी कि जो है दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, कहा था कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के डिसीजन के, यानी कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मैं आपको बता दूं ये डिसीजन था इस बारे में कि सरकार को जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अब मैं जब कहूँगा उनका मतलब आप समझ लीजिए, उसको मैं डिस्कॉम कह रहा हूँ। डिस्कॉम को जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हम कहते हैं, ठीक है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी होती है वही इंश्योर करती हैं आपके राज्य में जो है बिजली की आपूर्ति को बिना बाधित जो है आपको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन यानी कि बिजली प्राइवेट होने वाली है क्या? नहीं। तो कहीं अब सारे राज्य की सरकार अपने अपने प्रकार से काम करती है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं आपको बता दूं कि हमारी योगी सरकार जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आ रही है, ट्रिपल मॉडल। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर के काम करते हैं एक मॉडल के तहत। हालांकि कई राज्य हो सकता है उसको पूरा प्राइवेट कर दें। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, कारण भी मैं आपको बताऊँ। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण दोस्तों है सबसे बड़ा नुकसान। जी हाँ, क्यों नुकसान है? क्योंकि ये जो बिजली सेल की जा रही है वो बिजली काफ़ी कम दरों पे सेल की जा रही है, और जो खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। जैसे मैं आपको बात करूं कि अगर जो है ये जो है मैं बात करूं कि जो बिजली है वो कम पैसों पे, जैसे मान लीजिए कंपनी है जो डिस्कॉम कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर का करती हैं, उनको क्या हो रहा है वो सस्ते पे सेल कर रही हैं, लेकिन जो खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। यानी कि लोगों को तो सस्ती मिल रही है लेकिन कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसके लिए क्या होता है उन कंपनियों को डिपेंड होना पड़ता है सरकार की सब्सिडी पे। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि यानी कितना जो है गैस का जो भुगतान है वो प्राइवेट कंपनियों को सरकार की ओर से किया गया, जस्ट इसीलिए
कि जो कंपनियां हैं तेल नहीं गैस वाली, उन्होंने अपने प्राइस को बढ़ाया नहीं और प्राइस को स्थिर करके रखा, ये मान करके कि सरकार हमारी मदद करेगी, और सरकार ने मदद की भी। यानी कि अल्टीमेटली बोझ किस पे आ रहा है? अल्टीमेटली बोझ जो आ रहा है वो सरकार पे ही आ रहा है, और सरकार नहीं चाहती है कि इतना बड़ा जो बिल है वो हम इन डिस्काम कंपनियों को पे करें। और लोग जो है, सरकार चुकी है तो सरकार तो साडी अपनी है, तो यानी कि जो है उसको पे करो ना पे करो, और फिर जो है जैसे हमारे यहाँ जो है फैसिलिटी ऐसी बनाई गई कि जिसमें जो है जो गाँव नहीं पे करते हैं उनको जो है बिजली काट दी गई। तो इस प्रकार से जो है कहीं कहीं लोग जो है इतना बड़ा बड़ा बिल जो है नहीं पेड कर रहे हैं, और सरकार जो है कंटिन्यू उनको दे रही है, ब्याज पे ब्याज बन रहा है, जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके बावजूद भी जो है बिल नहीं पे करते। यानी कि इनको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि जो है मतलब एक स्वायत्त तरीके से एक अपने जो है मन में बना कर रखे हैं। तो देखिए कंपनियों को कितना नुकसान है, कंपनियों को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि एक सस्ते की चीज़ महंगे का जो खर्चा है वो सस्ते में बेच रहे हैं, फिर सरकार से भीख मांगो जाकर के कि जो है सर हमें सब्सिडी दे दो ताकि जो है अपना खर्चा पानी निकाल लें। और दूसरी चीज़ जो वसूली है, वसूली भी बहुत कम है, यानी कि जो है स्टेट पे कर्जा ही बढ़ता जा रहा है, मतलब जो कंपनियों पे कर्जे बढ़ता जा रहा है। जो डिस्काम कंपनियां हैं उन पर जो है बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है कि पैसा भी नहीं वसूल हो पा रहा है, लोग पैसे ही नहीं दे रहे हैं। तो इस मॉडल के तहत ये माना गया है कि इतना सारा जो है जब बवाल को लेकर को देखते हुए जो है अगर ये प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो प्राइवेट वाला आप जानते हो आपके जो है उंगली कर करके पैसे निकाल लेगा, उसके पास हथकंडे होते हैं। तो इसके लिए जो है सरकार ने ये जो है मॉडल लॉन्च किया है कि अब जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाए डिस्काम कंपनियों का, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर का होता है वो कंपनियां जो होती हैं उनका प्राइवेटाइजेशन, या ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें हो सकता है वसूली उनको दे दें या जिस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये मॉडल जो है निकाला, जिसके लिए जो है कई सारे लोगों ने इसका जो है आक्रोश भी जताया, ये भी दर्शाया, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, सरकारी जो है सबको अच्छा लगता है कि बढ़िया जो है सिक्योरिटी है, बढ़िया ये आराम से बैठ करके जो है कुछ काम धाम करेंगे नहीं और बदतमीजी से बात करेंगे, इस प्रकार से जो है जैसा कि पूरे भारत की जो है एक प्रकार की जो मनोदशा है वो इसी प्रकार की बनी हुई है। तो इसके पीछे सीधी बात विरोध भी फिर होगा, तो विरोध हुआ भी। तो इसके पीछे जो है चैलेंज क्या है प्राइवेटाइजेशन के? प्राइवेटाइजेशन के पहले चैलेंज तो ये है कि इसमें जो एम्प्लॉय है यानी कि जो कर्मचारी है, मैं ये नहीं कहता सारे कर्मचारी इस प्रकार से कार्य करते हैं, कुछ जो है अगर अपनी मक्कारी के चाहे तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो मक्कारी चली जाएगी। दूसरा चीज़ कॉम्प्लेक्स लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का अगर बात किया जाए तो ये जो है अगर फुल प्राइवेटाइजेशन करना है तो उसमें काफ़ी चैलेंज आ सकते हैं। और टैरिफ कंसर्न और कंज्यूमर, यानी कि जो है ये अगर देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी चली जाएगी जो है कंज्यूमर के पास, और ये जो है अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो है ट्रांजिशनल शिफ्ट होगा, जो कि जो है अगर मैं बात करूं तो इससे जो है जनता काफ़ी प्रभावित हो सकती है। और जो है गवर्नमेंट के स्टेप भी कई सारे जो है लिए हुए हैं। मैं आपको बात करूं तो गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी भी इनको प्रोवाइड कराती है, और ये सारे जो है चैलेंजेस जो है इंडिया में अभी फेस करने पड़ सकते हैं, और ये जो है आपको जानना चाहिए। अगला दोस्तों अगर खबर की हम बात करें तो इंडिया ने जो है अपना जीनोमिक डाटा सेट उसको पब्लिश कर दिया है। जीनोमिक डाटा सेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, एक होती है जीन एडिटिंग। तो मैं आपको बात करूं कि हमारा जो है इंडिया ने एक हिस्टोरिक एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जिसमें मैं बात करूं कि जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव 2000 नई दिल्ली में जो हुई, उसमें अगर मैं बात करूं तो इंडियन जीनोमिक डाटा जो है वो जो है पब्लिश किया गया है। मैं आपको बता दूं ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है डाटा पब्लिश किया गया है, और ये जो है मैं आपको बात करूं कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है पोर्टल पे अवेलेबल करा दिया गया है। ये जो जीनोम डाटा है ये कई सारे लोगों का भारत के जो है जो डिफरेंट अलग अलग वैरायटी से आते हैं, मतलब अलग अलग मतलब बिल्कुल उनमें विविधता होगी, उन लोगों का डाटा ये इकट्ठा किया गया है। सवाल ये निकल के आता कि सर जीनोम डेटा होता क्या है? समझे, ये जीनोम डेटा क्या चीज़ मतलब जो है पब्लिश किया गया, 10,000 जो है जीनोम सीक्वेंसिंग क्या पब्लिश की गई। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो है हम सबका शरीर डीएनए से मिलकर बनता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन डीएनए से पहले भी एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सेल। हम सबका शरीर सेल से मिलकर बनता है, और हमारे बारे में एक एक जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे शरीर का जो आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड हमारा डीएनए है। यानी कि डीएनए हमारे बारे में बताता है कि हमारा शरीर में क्या चीज़ें, कहाँ पे आँख नीली पीली काली, या किस प्रकार से जो है किस प्रकार की बनावट, क्या शरीर में हमारे क्या क्या चीज़ें लक्षण, या किस प्रकार की जो है हमारे शरीर की बनावट होगी, हमारे डीएनए में लिखा होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी या जो भी होगा, तो ये जो डीएनए में लिखा होता है। और डीएनए में जो है पूरा बात एक साथ नहीं लिखा होता है, डीएनए में जो है होता है आपका जीन। जी हाँ, जीन से मिलकर के जो है हमारा डीएनए बनता है। यानी कि डीएनए एक बड़ा सा धागा मान लीजिए, और उस धागे को छोटे छोटे जो है जो चीज़ें जोड़ करके बनाती हैं उसका नाम जीन है।
जीन लगभग हम सभी का जो है वो 99.9% लगभग सेम होता है। जैसे मैं आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, हम सबका जीन लगभग सेम है 99.9%। 1.1% जो है जीन अलग होता है। इसका सवाल आपके मन में ये निकलता है कि सर इसका मतलब जो है डीएनए के आधार पर, जैसे सीआईडी वाले नहीं आपने देखा होगा कि डीएनए मैच करवा करके जो है उसको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले जो है हाई कोर्ट का डिसीजन भी था जिसमें कहा था कि 0.1% के आधार पर आप कैसे जो है किसी व्यक्ति को मुजरिम डिक्लेयर कर सकते हो। बात तो सही है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म में अगर देखा जाए तो डीएनए का मतलब ये थोड़ी ना होता कि 100%, डीएनए तो 99.9% सही सेम होता है। तो अब जो जीन होते हैं व्यक्ति के शरीर में वो 20,000 जीन होते हैं लगभग। अब दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो जीन होता है ये हम सब के बारे में पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी विशेषताएं, पूरी सब चीज की जानकारी रखता है जीन। और इसी को जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने तमाम मान लीजिए देश के अपनी मान लीजिए पॉपुलेशन में सभी लोग सेम हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रकार के, उनकी अलग अलग नस्लें, इस प्रकार से जो है लोग हैं। अगर उनका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करें, यानी कि उनके जीन के डेटा को अगर हम पढ़ते हैं, उनके जीन के डेटा को बहुत एनालिसिस करते हैं ध्यान से, तब हमें एक पैटर्न पता चलेगा, एक ट्रेंड पता चलेगा, एक चीज कॉमन पता चलेगी, जिससे हम एक बेहतरीन मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, जो मेडिसिन सबके लिए एप्लीकेबल होगी, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन बना सकते हैं। क्योंकि अब हमने जान लिया है कि उनके शरीर में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज की जो है कॉमन चीजें हैं, कौन सी चीज अलग अलग हैं। इस प्रकार से जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जीन को पढ़ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। और मैं आपको बात करूं कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और ये जो है भारत का अगर देखा जाए तो भारत ने जो है बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जारी की थी 2021 में, उसी के तहत ये है। और मैं आपको बात करूं कि जो जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट के तहत जो ये 10,000 डाटा पब्लिश किया गया है, ये जो है 2020 में जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और साथ ही मैं आपको बात करूं कि इसके जो है कई सारे एप्लीकेशन भी हैं। ये 10,000 इंडिविजुअल्स का जो है, इसमें 99 एथनिक ग्रुप को लिया गया है, यानी कि अलग अलग एथनिक ग्रुप 99 हैं, जिसमें से 10,000 लोग और 99 एथनिक ग्रुप यानी कि अलग अलग एथनिक ग्रुप का लिया गया है। फिर उनके बाद उनका कंबाइन करके एकदम पढ़ा जाएगा, सब समझा जाएगा। तो ये जो है डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे हमें कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे जो है स्पेसिफिक कैंसर, डायबिटीज या रेयर जो डिसीजेस होते हैं उनमें काम हो सकता है, क्योंकि फिर हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि आखिर गड़बड़ी होती कहाँ पे है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो उसको भी अगर हम मिला देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें हमारी बहुत बड़े रूप से जो है, जो चीज़ एक साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है या जो साइंटिस्ट रिसर्चर लैब से नहीं पकड़ सकते हैं, वो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से एक एआई बहुत अच्छे से पकड़ सकता है। साथ ही में अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जीनोम जो है, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो है बात करो जाए तो जो है जो अगर सेल की अगर बात किया जाए तो जीन जो होते हैं ये हमारी जो है हेरिडिटरी को इंश्योर करते हैं। मतलब जो है ये बेसिक यूनिट है एक हेरिडिटरी की, यानी कि जो है आनुवंशिकता की। जैसे आपसे पेरेंट में जो है जीन ये ट्रांसफर हो जाते हैं, समझे। ये एक्सटर्नल से भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं, मतलब दोनों का फैक्टर का इंफ्लुएंस रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आप जानते हो, तो ये एक्सटर्नली आपके अंदर क्वालिटी आई है। कुछ चीज़ें इनबिल्ट ही आती हैं, ठीक है, वो अलग बात है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। यहाँ पे मैं आपको एक शब्द में जो है डिफरेंस आपको बता दूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर हम मोटा मोटी अगर आपसे हम बात करें तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है एक आर्डर होता है। दरअसल जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। जैसे आपने ऐसे नहीं बने देखा होगा ऐसे डीएनए, तो वो डबल हेलिक्स होता है, यानी कि आसपास डबल उसकी जो है मेम्ब्रेन गई होती है। लेकिन डीएनए में जो जीन होते हैं वो एक आर्डर, एक क्रम में लगे होते हैं। अच्छा, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जीन आपका जो डीएनए आपका बनता है वो आपका जो है आर्डर पे बनता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं उनका एक क्रम होता है लगाने का, जीन एक डीएनए में लगाने का उनका क्रम होता है। जैसे एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन और थाइमिन, ये जो है इनके लगाने का क्रम होता है डीएनए में, ठीक है। अब वो किस प्रकार से लगते हैं, कौन किधर लगता है, कैसे लगता है, किस शरीर में कैसे लगा, कितनी ऊंचाई पे कैसे लगा, ये सारी चीज़ों को पढ़ना ही हमें जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसी को पढ़ा जाता है तमाम लोगों के शरीर से। तो इसी को जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं कि वो आर्डर क्या है, यानी कि वो जो न्यूक्लियोटाइड बेस जो है डीएनए में लगे हुए हैं, जिसका मैंने नाम बताया एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये किस प्रकार से किस जगह पे लगे हुए हैं, किस प्रकार से लगे हुए हैं, इन्हीं की स्टडी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसके बाद जो अगर मैं बात करूँ जाए तो जीन एडिटिंग एक अलग प्रकार का चीज़ होता है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका, शायद अफ्रीका का ही कुछ था मामला, जहाँ पे जीनोम एडिटिंग को जो है अप्रूव कर दिया गया। जीनोम एडिटिंग का मतलब ये है कि उसमें जो है बच्चे
आप डिजाइन कर सकते हो। मतलब आपका जो बेबी होगा, जो भी बच्चा होगा, वो जो है आपका डिजाइन होकर के निकलेगा। डिजाइन का मतलब आप उसकी आंख चाहो तो नीली पीली जो भी करना हो, उसके पास जीन में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करेंगे, उसके बाद जो भी जन्म लेगा वो उसी प्रकार का हो जाएगा। तो ये जीन एडिटिंग होती है। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, मैंने दोनों को आपको बता दी। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि एक आर्डर का पता लगाना है, क्रम का पता लगाना कि हर शरीर में ये जो 4 बेस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस है, इनका आर्डर क्या है, जीन का सीक्वेंस क्या है। ठीक, तो आई होप कि आपको एक डिटेल में जानकारी आपको मिल गई होगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि इससे हम पर्सनलाइज मेडिसिन जो है तैयार कर सकते हैं, जो फिट फॉर ऑल अप्रोच होगी, यानी कि सबके लिए फिट हो जाएगी, क्योंकि सभी का डेटा है। हम कॉमन चीज़ें ढूंढ लेंगे सबके शरीर में क्या मामला होता है। ठीक है, और इससे जो है हम जेनेटिक इम्प्रूव्ड इन्हेंस जेनेटिक टूल भी बना सकते हैं, जो जेनेटिक समस्याएं हमारी होती हैं उनको सही करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान जो है देगा। और मैं आपको बात करूं कि जो फर्स्ट जो है ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था, वो 2003 में जो है अगर बात किया जाए तो स्टार्ट किया गया था, और ये जो है अभी काफ़ी लंबा चलेगा। अगली दोस्तों अगर मैं खबर की बात करूं तो अगली खबर दोस्तों जो है निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की ओर से। जी हाँ, वैश्विक तापमान अगर आप देखोगे तो काफ़ी अपनी चरम पे है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम संगठन, अगर बात किया जाए तो उन्होंने माना है कि 2024 जो था वो पिछले अगर हम जो है अगर 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो वो सबसे गर्म साल रहा, यानी कि सबसे गर्म वर्ष रहा। और IMD की अगर दोस्तों बात किया जाए, यानी कि जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए ना, कि भारतीय मौसम विभाग की बात की जाए, तो इंडिया जो है अगर ग्लोबल जो एवरेज राइज था उससे काफ़ी नीचे रहा। यानी कि इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि जो ग्लोबल राइज था टेम्परेचर में, उससे इंडिया जो है काफ़ी नीचे रहा। और अगर जो है अगर मैं बात करूँ कि ग्लोबल जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, यानी कि जो है जो कि रहा है 1.55 डिग्री सेल्सियस। अगर 2024 में बात की जाए तो ग्लोबल यानी कि पूरी धरती का जो है लगभग एवरेज अगर टेम्परेचर निकाला जाए तो 1.55 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल को देखा जाए, यानी कि 1850 से 1900 के बीच के अगर लेवल को देखा जाए, जो कि 1.5 डिग्री स्टैंड करता है, उससे ऊपर रहा। यानी कि 0.05 डिग्री जो है यहाँ पे ऊपर रहा है हमारा टेम्परेचर। यानी कि इंडस्ट्रियल जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के जो लेवल हैं, यानी कि 1.5 डिग्री से ये कहाँ रहा है, 1.55 डिग्री रहा है। ये काफ़ी चिंता की बात है। ठीक है, और इससे जो है ओशियन में अगर हीट की बात की जाए तो ओशियन की जो हीट है वो भी जो है बढ़ी है 140 टाइम्स जो है। अगर मैं बात किया जाए कि सॉरी गलत बोल गया, तो अराउंड 90% जो है अगर बात किया जाए तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, वो जो है स्टोर होती है। अगर बात किया जाए अत्यधिक, अगर आधिक्य में अगर आप देखोगे तो वो हीट जो है वो ओशियन में स्टोर हो जाती है। और टेम्परेचर जो है ये बढ़ता हुआ काफ़ी चिंता का सबब है, और इस पर जो है देशों को काम करना पड़ेगा। और ये दोस्तों जो है खबर थी जो कि मैंने आपको डिलीवर कर दी। अगली दोस्तों अगर खबर की बात किया जाए तो अगली खबर दोस्तों जो है वो निकल के आ रही है जी हाँ, अगली दोस्तों खबर निकल के आ रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जी हाँ, दोबारा से जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो है दोबारा से उसका गठन कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने जो है रिसेंट में हाल ही में जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। मैं आपको बात करूं कि अजीत कुमार जो मोहंती हैं, ठीक है, ये जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, और ये चेयरमैन ऑफ द जो है एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो है एक अजीत डोभाल जी के जो है की मेंबर हैं, समझे। ये जो है अजीत डोभाल का इसमें रोल रहता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। उनमें से ही एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अजीत कुमार मोहंती, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अगर बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 को अगस्त में। और ये जो है उस समय जो है अगर बात किया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत आता था। लेकिन आज अगर हम बात किया जाए तो आज जो है ये 1958 में जो है जो एटॉमिक एनर्जी जो अब जो है ये अगर बात किया जाए तो अब ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। पहले ये आता था, पहले किसके अंतर्गत आता था, पहले आता था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत। 1948 में बना था। उसके बाद जो है इसका डायरेक्ट चार्ज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास होता है। और ये जो है प्रधानमंत्री का अप्रूवल इसमें हर चीज़ में लगभग इम्पोर्टेंट होता है।
और अगली दोस्तों खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 77वां आर्मी डे, यानी कि भारतीय थल सेना ने 77वां आर्मी डे मनाया। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। और ये जो है इस बात के लिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के पहले, अगर मैं बात किया जाए कि अपार्टमेंट ऑफ जनरल यानी कि जो है KM करियप्पा जो थे, उनको जो है फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ 1949 में जो है बनाया गया था। ये जो है ब्रिटिश जनरल FRR बूचर को जो है इन्होंने जो है छोड़ा था और उसके बाद इन्होंने कमान संभाली थी 1949 में। और ये जो है पहले व्यक्ति थे KM करियप्पा। और 2025 की जो इंडियन आर्मी की थीम है वो है समर्थ भारत और सक्षम सेना, यानी कि कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। ये जो है इसका थीम है इंडियन आर्मी का। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये इंडियन जो नेवी डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे इसलिए मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही में KM करियप्पा की बात की जाए तो ये 1949 में ज्वाइन किए थे, 1953 में इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया था। और आपको बताना है कि जो बांग्लादेश के साथ जो वार हुआ था उसमें जो है जो मेजर एक रोल निभाया था और उनका नाम जो है लास्ट में शाह से ख़त्म होता है। तो और जो है ये दोनों नामों को जो है आप बताइएगा कमेंट करके कि बांग्लादेश के रोल किस जो है फेमस व्यक्ति का रहा है बांग्लादेश को लिबरेट कराने में भारत की सेना की अगर बात की जाए तो। अगली दोस्तों खबर की अगर बात किया जाए तो यूनियन मिनिस्टर ने जो है, मैं आपको बात करूं तो वो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है मैं बात करूं तो एक पोर्टल एक बोर्ड बना दिया है जिसका नाम है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है लॉन्च कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हल्दी की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में होती है, इसलिए जो है तेलंगाना में ही जो निजामाबाद एक जगह पड़ती है वहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया है। हल्दी की अगर बात किया जाए तो हल्दी होती है, जैसा कि आपको पता ही है, तब चाहे वो चोट हो चाहे वो हल्दी वाला दूध हो, इस प्रकार से जो है हमारी शरीर की मदद करने में साथ साथ उसमें कई सारे जो है बेहतरीन गुण भी पाए जाते हैं। अगर हल्दी की दोस्तों बात किया जाए तो 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 62% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है हल्दी का होता है अगर पूरी दुनिया में बात किया जाए। और इंडिया जो है अगर बात किया जाए 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करता है और जो है 65% ऑफ ग्लोबल ट्रेड करता है हल्दी की। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है हल्दी का अगर बात किया जाए, यानी कि उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है, कंज्यूम भी खुद बहुत ज़्यादा करता है ये हल्दी का अगर बात किया जाए। और अगर हम अपनी बात करें कि 2023-24 में जो टर्मेरिक यानी कि हल्दी का जो हमने 3.05 लाख हेक्टेयर में उत्पादन 10 लाख टन का उत्पादन किया था हल्दी का। और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है टर्मेरिक का वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो ये हल्दी, ठीक है, और इसको जो है हम गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं, यानी कि सुनहरा मसाला भी इसको कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इसके लिए सूटेबल जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच बेहतरीन टेम्परेचर माना जाता है। पानी जो है 1500 से 2500 mm के बीच एनुअल बरसना चाहिए। और जो है इस प्रकार से जो है इसके फीचर हैं। और भारत का लक्ष्य है कि 10 लाख टन जो प्रोडक्शन है 2023-24 में हमने किया, इसको 20 लाख टन पहुंचाया जाए। $1 बिलियन का जो है कम से कम मार्केट कैप को एक्सपोर्ट करके पकड़ा जाए। अगली दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है मैं आपको बात करूं कि अगली जो खबर निकल के आ रही है वो सेंटर की ओर से निकल के आ रही है। जैसा कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, इसके तहत अगर देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि इसमें एक सुधार हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 300 किलोवाट तक का जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत बजट में पिछले साल ये अनाउंस किया गया था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर आप अपने छत पे कोई सोलर पैनल अगर आप लगवाते हो सरकार की ओर से तो उसमें आपको सब्सिडी अच्छी खासी आपको दी जाएगी, जिससे आपका जो बर्डन है, साथ ही में जो देश पे बर्डन है कोयले का, जो बड़ा बड़ा खर्चा आ जाता है, सबसे ज़्यादा खर्चा कोयले पे आता है, तो वो बर्डन देश का कम होगा। और अगर आप सोलर अपने छत पे लगवाते हो जिसमें सब्सिडी सरकार देगी, तो ये जो है सब्सिडी की अगर बात की जाए तो कई सारे लोगों के पास वो पैसा भी नहीं है कि वो उतना पैसा, क्योंकि इसमें एक समस्या पता क्या है, समस्या ये है कि सबसे पहले तो आप पैसा दीजिए पूरा, उसके बाद जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कंपनियां लगाने आती हैं वो रेट कुछ और बताती हैं, सरकारी रेट कुछ और होते हैं, सरकारी रेट कम होते हैं और कंपनियां कुछ और बताती हैं। तो इसके चक्कर में जो है गरीब आदमी तो ज़िंदगी में लगवाएगा नहीं और इतना रिस्पॉन्स भी नहीं इतना आया होगा। इसलिए सरकार ने अब सोचा है कि क्यों ना जो है एक हम अलग से एक कंपनी बनाएं जो है अगर आप सोलर आप अपने छत पे जो लगवाओगे उसका जो वहन है, खर्चा है,
वो सरकार अपनी ओर से जो है आपके घर पे जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब सिंपली आपको पैसा सिर्फ उसका देना है जो आप उसका प्रयोग करोगे उस सोलर से, यानी कि सोलर आपके छत पे लग जाएगा और जब पाओ तो उसको अपने कब्जे में भी कर सकते हो, यानी कि सरकार से जो है अगर आप चाहो तो उसको खरीद भी सकते हो, अपना बना सकते हो। तो ये सरकार का कदम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी सरकार चलाती है, इतना सारा काम करती है, लेकिन हकीकत में जब इम्प्लीमेंट हो जाए तब ना कहाँ कुछ होता है। वो तो देखो ऊपर से जो है फरमान जारी हो गया, अब देखो यहाँ पे नीचे थे, यहाँ पे वही चलेगा, गूंज चलेगी, दुनिया का चलेगा, वो कहेगा हमें दो, कह रहा हमें दो, उसके बाद होना जो ना कुछ नहीं। वो बड़े बड़े जो अरबपति हैं बस उनकी पेट भरा जाएगा, बस ये है। तो क्या बताया जाए देश का। तो यहाँ पे जो है कंपनी बनाई गई है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल। इसके तहत अगर देखा जाए कि प्राइवेट बॉडी है जो है कंज्यूमर को सिर्फ उसका जो खर्चा है बिजली प्रयोग करने का वो पे करना पड़ेगा। और अगर अधिक में जो है खर्च, जो कि अगर मान लो सोलर आपके ऊपर छत पे लगा दिया, मान लो आपको बिजली की ज़रूरत है कम, सोलर पैनल लगाया ज़्यादा, तो वो अतिरिक्त जो सोलर का जो मतलब जो है जो बिजली होगी वो कहाँ जाएगी, तो उसको पावर ग्रिड के जरिए बिजली पावर हाउस में जो है डाल दी जाएगी, या फिर किसी दूसरे घर में जो है उसकी सप्लाई दे दी जाएगी। इससे सरकार पैसा कमाएगी, बढ़िया तरीका है। और दूसरी अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का जो है काफ़ी लक्ष्य है। ये सरकार क्यों कर रही है, इसके पीछे कारण है कि जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी कोयले पर डिपेंडेंसी को कम करें और सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे धीरे धीरे शिफ्ट हो। जैसा कि जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है हुआ है, जैसे आपके आसपास ई रिक्शा कितने सारे घूमते होंगे, एकदम क्रांति आ गई। ये है दूसरी अगली दोस्तों खबर की अगर मैं बात करूं तो अगली खबर ये जो है अभी तक जो है मैं आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे इस वीडियो को, कोई ना कोई व्यक्ति तो इस वीडियो को देख रहा होगा। मैं आपको बता दूं क्वालिटी यहाँ पे से मिलती है, मैंने कोई बकवास इतनी देर से नहीं की, सिर्फ क्वालिटी। आप लाइक कर दीजिए अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्वालिटी सिर्फ यहीं मिलेगी। अगली दोस्तों खबर की अगर बात किया जाए तो अगली खबर भारत की ओर से निकल के आ रही, भारत ने दुनिया की मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना लिया है। जी हाँ, इसका पहला ट्रायल जिंद से सोनीपत रूट पे हरियाणा में जो है मैं आपको बात करूं कि अंडरगो है, यानी कि चल रहा है। और अभी तक ऐसा करने वाले, और ये भारत ने पूरी अपनी स्वयं की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 1200 हार्स पावर का इंजन बनाया है। ऐसा पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही देश कर सके हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चाइना। और ये जो है हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंजन होगा। और ये अगर बात किया जाए जो अलग देश हैं वो 500 से 600 हार्स पावर का ही बना पाएँ, जबकि हमारा जो है 1200 हार्स पावर का है। ऐसा करने वाले हम पहले देश बन जाएंगे इतना हाई पावर का बनाने वाले हाइड्रोजन इंजन। अब दोस्तों अगर हाइड्रोजन इंजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन दोस्तों इसमें जो फ्यूल भरी जाएगी और उसका जो पॉल्यूशन होता है वो पानी निकलता है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन प्राप्त कैसे की जाती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है वाटर की। वाटर आपको जानते हो कि H2O होता है और उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस अब आप उसमें करंट लगाते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग विखंडित हो जाते हैं। हाइड्रोजन उसी गैस का प्रयोग किया जाता है और उससे ही ट्रेन चलती है। मैं आपको बता दूं, देखिए हाइड्रोजन में काफ़ी जो है फ्यूल कैपेसिटी होती है। जैसे पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम का जो सन ले लीजिए ना, उसमें क्यों कैसे उतना गर्मी देता है, क्योंकि वो भी तो हाइड्रोजन रिएक्शन करके हीलियम वगैरह बना करके ही तो बनता है। अब दोस्तों हाइड्रोजन भी अलग अलग प्रकार की होती है, ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, और ये जो है ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन। और ये जो है मैं आपको बता दूं, अगर पूरे ब्रह्मांड की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन 75% जो ब्रह्मांड का मास है उसमें हाइड्रोजन की जो है देन है। और ये जो इनिशिएटिव है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो 2022 की है, उसके तहत जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है 2023 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत भी ये किया गया है। अगली दोस्तों अगर खबर की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन छोटी सी खबर है, उसको समझ लेते हैं उसके बाद ख़त्म करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने जो है 56 न्यू वाटर शेड यानी कि सिंचाई के जो है डेवलपमेंट करने के लिए जो है 56 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। और ये 56 प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 मिशन के तहत जो है ये लॉन्च किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगली दोस्तों अगर खबर की बात की जाए तो लगभग ख़त्म होने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। और जो है अगली दोस्तों खबर, चलिए इसको भी कवर कर ही देते हैं क्योंकि कुछ रहना नहीं चाहिए। अगली दोस्तों खबर निकल के आ रही भार्गवास्त्र की तरफ से। जी हाँ, इंडिया ने जो है पहली अपनी सक्सेसफुल्ली फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल जो सिस्टम है जिसका नाम भार्गवास्त्र, इसको जो है जो मैं बात करूँ तो ये जो है पहला टेस्ट कर लिया है। और ये जो है एक तरीके के जो ड्रोन का अटैक आजकल आप देख रहे होगे,
तो ये माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। माइक्रो का मतलब ना ही बहुत छोटा, ना ही मतलब माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। और ये जो है, जो ड्रोन खतरा आजकल बन रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, जो ड्रोन है उनको काउंटर के लिए ये मिसाइल बनाई गई है। ये खास पर उन चीज़ों के लिए डिज़ाइन की गई है जिसमें जैसे मान लो बहुत सारे ड्रोन मिल करके, अगर जो है मैं आपको बात करूं कि जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, ये जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो है मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जो एक साथ मान लो अगर आपके सामने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ड्रोन आपके साथ एक तरीके से आ जाएं, उसमें भी काफ़ी मदद करेगी। और साथ ही में जो है डिटेक्ट भी कर लेती है ड्रोन को, और जो है ये उसको मार कर उड़ा देगी। और ये मल्टी टारगेट है, और ये जो है गाइडेड माइक्रो म्यूनिशन पे काम करती है। काफ़ी अच्छी मिसाइल है, ठीक है। माइक्रो सॉरी मैं बहुत गलत बोल गया, मैक्रो नहीं, ये माइक्रो है, माइक्रो MICRO, नॉट MACRO, दोनों शब्दों में फर्क होता है। ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जो ड्रोन्स को उड़ाने के लिए, अगर कोई मल्टीपल ड्रोन्स आ जाएं उनको उड़ाने में कारगर साबित होगी। अगली दोस्तों अगर खबर की बात की जाए तो खबर लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। अगला जो है लास्ट जो खबर है मैं आपको बता दूं, वो है सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। यह अंतिम खबर है आज के वीडियो की, और आप देख रहे हैं। Since the launch of the online suspect registry, the center has declined 6 lakh fraudulent transactions and saved rupees 1800 करोड़ in just 90 दिन। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, उसका अगर देखा जाए तो सेंट्रल सस्पेक्ट एक रजिस्ट्री जो है, मैं आपको बात करूं, एक पोर्टल है जिसपे वो लोग जो हमें लगता है कि फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, उनको वहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, उनकी फिर मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसा करने से, सिर्फ ऐसा करने से भारत की जो सरकार है वो दिखा रही है डाटा अपना कि 90 दिनों में 1800 करोड़ रुपए हमने बचा लिए, यानी कि जो है 6 लाख फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कम हुए हैं। तो ये बड़ा बात है। और मैं आपको बात करूं कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C भी कहते हैं, उसके साथ जो है एक पोर्टल कोलैबोरेशन करके काम करता है। ये फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए बनाया गया पोर्टल है, और इसमें 1.4 मिलियन साइबर क्राइम क्रिमिनल्स के डाटा इसमें जो है ऑलरेडी हैं। इससे काफ़ी मदद मिलती है। और ये सेंट्रल लेवल का एक डेटाबेस है। मैं आपको बात करूं कि नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो जा कर के आप जो है अगर किसी प्रकार का जो है करना चाहें तो आप रजिस्टर करवा सकते हो, जिसके पश्चात जो है उसमें सस्पेक्ट उसमें लिखवा देते हैं। उसके आधार पे जो है गवर्नमेंट डेटा तैयार करती है, उसके बाद जो है पकड़ने में काफ़ी सहायक डेटा होता है। फिलहाल अब दोस्तों बात ये जो है ख़त्म हो चुका वीडियो है, और मैं आपको बता दूं आज तारीख 16 थी और मैं सुबह के 7 बजने वाले हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से बिना जो है मतलब भूख प्यास के आपके साथ लगा हुआ हूँ। 1 घंटे से जो है मैंने आपके साथ वीडियो पूरा कवर किया, और ये जो वीडियो था काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको मिला होगा, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। कुछ बातें हिंदी में भी की, कुछ इंग्लिश में भी की। मेरा इंग्लिश मीडियम है इसलिए मैं इंग्लिश पे ज़्यादा बोल जाता हूँ। कोशिश मैं पूरी करता हूँ हिंदी में बोलने की, गले में दम नहीं है। अब जो है आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, और ऐसे बेहतरीन कंटेंट को सपोर्ट करें। हम हर संडे लाइव आते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट में डाल दीजिए, लाइव आकर के संडे को हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। आपके सवाल को जवाब दिया जाएगा। जल्दी मिलते हैं साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।